नमस्ते। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर देखेंगे कि जावा का इसमें क्या रोल है। जी। हमारे पास ये कुछ दस्तावेज हैं, networking.pdf, networkingfaq.pdf और networkingv5.pdf। तो इनसे हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये काफ़ी जानकारी देंगे हमें। बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि कंप्यूटर आपस में बात कैसे करते हैं। वो जो बुनियादी सिद्धांत है ना, वो क्या है। और जावा कैसे मदद करता है इसमें? हाँ, और जावा इसमें कैसे फिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिलचस्प बात है ना, जब हम कहते हैं सर्वर या क्लाइंट, हम्म। तो क्या हम हमेशा किसी मशीन की ही बात कर रहे होते हैं? मुझे लगता है यहीं से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये नेटवर्किंग है क्या चीज आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो नेटवर्किंग मतलब दो या ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ना, जोड़ना किस लिए? ताकि वो रिसोर्सेज शेयर कर सकें। जैसे प्रिंटर हो गया या फाइल्स हो गई या कोई जानकारी हो गई। बस कम्युनिकेशन का एक तरीका है। ठीक है। और इस नेटवर्किंग में हम अक्सर सुनते हैं सर्वर, क्लाइंट और नेटवर्क। जी। तो आम समझ तो यही है कि क्लाइंट कुछ मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उसे देता है, मतलब रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स देता है। ये बिल्कुल बुनियादी मॉडल है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट और सर्वर असल में वो लोहे के डब्बे मतलब मशीनें नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या है? वो असल में प्रोग्राम है या कह लें प्रोसेस है जो चल रही होती हैं। ओह। एक ही मशीन, आपका लैपटॉप मान लीजिए, उस पर एक साथ कई क्लाइंट प्रोग्राम चल सकते हैं, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट। हाँ, बिल्कुल। और उसी लैपटॉप पर उसी समय कोई सर्वर प्रोग्राम भी चल सकता है, जैसे आप डेवलपमेंट के लिए कोई वेब सर्वर चला रहे हो। तो ये हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की भूमिकाएं हैं, हम्म, रोल्स हैं। अच्छा, ये वाकई एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा लैपटॉप एक ही टाइम पे क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि अगर एक मशीन पर इतने सारे प्रोग्राम या प्रोसेस चल रहे हैं और नेटवर्क पर इतनी सारी मशीनें हैं, तो डेटा सही प्रोग्राम तक कैसे पहुंचता है? यही आईपी एड्रेस आता है ना, वो यूनिक नंबर। हाँ, बिल्कुल। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये समझ लीजिए कि नेटवर्क पर उस मशीन का पता है। जैसे घर का एड्रेस। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। ये एक यूनिक नंबर होता है। आजकल IPv4 में 32 बिट का या नए IPv6 में 128 बिट का, जो नेटवर्क पर उस डिवाइस की पहचान कराता है। हम्म। डेटा को किस मशीन तक जाना है, ये आईपी एड्रेस बताता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस ने हमें सही बिल्डिंग तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उस बिल्डिंग में तो उस मशीन पर कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मेरा ब्राउजर भी है, ईमेल भी, शायद मैं गेम भी खेल रहा हूं। हम्म। तो जो डेटा मेरे ईमेल के लिए आया है, वो गेम को क्यों नहीं मिल जाता? बहुत सही सवाल। यहीं पर पोर्ट नंबर्स का काम आता है। पोर्ट नंबर्स। हाँ, अगर आईपी एड्रेस बिल्डिंग का पता है, तो पोर्ट नंबर उस बिल्डिंग के अंदर का फ्लैट नंबर या ऑफिस नंबर है। अच्छा। ये एक 16 बिट का नंबर होता है, 0 से लेकर 65,535 तक। ऑपरेटिंग सिस्टम हर उस प्रोसेस को जिसे नेटवर्क से बात करनी है, एक पोर्ट नंबर देता है। ओके। तो जब डेटा भेजा जाता है, तो उसमें आईपी एड्रेस के साथ साथ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी होता है। इससे पक्का होता है कि डेटा सही एप्लीकेशन या प्रोसेस तक ही पहुंचे। तो ये पोर्ट नंबर तय करता है कि डेटा किस प्रोग्राम के लिए है। जी बिल्कुल। और इन पोर्ट्स में भी कुछ खास हैं। 0 से 1023 तक के पोर्ट्स वेल नोन पोर्ट्स कहलाते हैं। वेल नोन पोर्ट्स। हाँ, मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए रिजर्व्ड हैं। जैसे वेब सर्वर के लिए HTTP पोर्ट 80 यूज करता है, फाइल ट्रांसफर के लिए FTP पोर्ट 21 यूज करता है। अच्छा, तभी हम यूआरएल में कभी-कभी .80 या .8080 देखते हैं। हाँ, वो पोर्ट नंबर ही होता है। हालांकि 80 डिफॉल्ट है HTTP के लिए, तो अक्सर लिखते नहीं। डेवलपर्स को सलाह दी जाती है कि जब वो अपनी कस्टम ऐप बनाएं तो 1024 या उससे ऊपर का पोर्ट यूज करें, ताकि इन स्टैंडर्ड सर्विसेज से कोई झगड़ा ना हो। ठीक है, समझ गया। तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये दोनों मिलकर किसी नेटवर्क पर चल रही एक खास प्रोसेस का पूरा पता बन गए। हम्म। क्या इसी कॉम्बिनेशन को सॉकेट कहते हैं? ये शब्द मैंने जावा में बहुत सुना है। एकदम सही। सॉकेट ही वो चीज है। सॉकेट नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक एंड पॉइंट है। इन पॉइंट। हाँ, मतलब कम्युनिकेशन चैनल का एक सिरा।
ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन है। अगर आईपी एड्रेस बिल्डिंग है, पोर्ट नंबर फ्लैट नंबर है, तो सॉकेट उस फ्लैट का दरवाजा है जहां से डेटा अंदर और बाहर जाएगा। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है। जब दो प्रोसेस आपस में बात करना चाहती हैं, चाहे वो एक ही मशीन पर हो या अलग-अलग, वो सॉकेट के जरिए ही करती हैं। हर कनेक्शन के 2 सिरे होते हैं और हर सिरा एक सॉकेट होता है। जैसे एक एफटीपी सर्वर का सॉकेट हो सकता है IP 208.168.1.200 और पोर्ट 21। क्लाइंट का अपना सॉकेट होगा उसके IP और किसी और पोर्ट नंबर के साथ। ओके, तो प्रोग्रामर्स असल में इन सॉकेट्स के साथ ही काम करते हैं। जी, ये सॉकेट एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है जो प्रोग्रामर्स को नेटवर्क की निचली डिटेल से बचाता है। ठीक है, ये काफी क्लियर हुआ। सॉकेट हो गया कम्युनिकेशन का दरवाजा, लेकिन इस दरवाजे से आना जाना कैसे होगा? मतलब कोई नियम कायदे हैं इसके लिए, कोई तरीका? बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसे भी डेटा फेंक दे। हाँ। यहीं पर प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल मतलब नियमों का एक सेट, गाइडलाइंस। अच्छा। ये नियम तय करते हैं कि डिवाइस आपस में कैसे बात करेंगे, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, कब भेजा जाएगा, कैसे पता चलेगा कि पहुंचा या नहीं, गलतियां हुई तो क्या करना है, कनेक्शन कैसे शुरू और खत्म करना है, सब कुछ। बिना प्रोटोकॉल के तो मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी, कोई किसी की बात समझ ही नहीं पाएगा। स्रोतों में एक उदाहरण दिया है फोन कॉल के शिष्टाचार का। जैसे हम फोन पर हेलो कहते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बाय कहते हैं। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। नेटवर्क प्रोटोकॉल भी इसी तरह कम्युनिकेशन को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक व्यवस्थित तरीका। बस ये है कि वो कंप्यूटर के लिए होते हैं और बहुत ज्यादा सटीक और सख्त होते हैं। और ये प्रोटोकॉल अकेले काम नहीं करते, ये अक्सर एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं, जिसे प्रोटोकॉल स्टैक या प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक। हाँ, कुछ वैसा ही। इंटरनेट की जो बुनियाद है वो है TCP/IP स्टैक। इसमें आमतौर पे 4 लेयर्स या परतें मानी जाती हैं। ये OSI मॉडल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। 4 परतें कौन सी? सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर। यहीं पर हमारे ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट जैसे ऐप और उनके प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP, FTP, SMTP काम करते हैं। ये यूजर के सबसे करीब है। ठीक है, उसके नीचे है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम है 2 मशीनों के बीच डेटा का फ्लो मैनेज करना। यहीं पर TCP और UDP जैसे बड़े नाम आते हैं। ये डेटा को छोटे टुकड़ों में बांटती है और उनमें पोर्ट नंबर जोड़ती है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर तीसरी है नेटवर्क या इंटरनेट लेयर। इसका मेन काम है डेटा पैकेट्स को सही रास्ता दिखाना, मतलब रूट करना उनके IP एड्रेस के आधार पर। IP प्रोटोकॉल यही काम करता है। और सबसे नीचे है लिंक लेयर। ये फिजिकल नेटवर्क से डील करती है, जैसे तारें, वाईफाई सिग्नल वगैरह। ये IP पैकेट्स को फ्रेम्स में डालकर सिग्नल्स में बदलती है और भेजती है। अच्छा, तो ये 4 लेयर मिलकर काम करती हैं। आपने ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP का जिक्र किया। ये नाम तो बहुत सुनने में आते हैं। इनमें क्या फर्क है और हमें 2 क्यों चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। ये नेटवर्किंग के एक बुनियादी डिजाइन ट्रेड ऑफ को दिखाता है। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब डेटा भेजने से पहले भेजने वाले और पाने वाले के बीच एक कनेक्शन बनाता है, वर्चुअल कनेक्शन बनाता है पहले। हाँ, एक तरह का हैंडशेक होता है पहले। इससे ये पक्का होता है कि डेटा भरोसेमंद तरीके से रिलायबल, सही क्रम में ऑर्डर्ड और बिना किसी गलती के एरर चेक पहुंचे। गारंटी है मतलब? जी हाँ, अगर कोई पैकेट खो गया रास्ते में तो TCP उसे दोबारा भेजेगा। ये समझ लीजिए जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट होती है ना, गारंटी डिलीवरी। थोड़ा टाइम लग सकता है पर पहुंचेगा जरूर। तो कहाँ इस्तेमाल होता है ये? जहां डेटा का हर एक बाइट जरूरी है, जैसे वेब ब्राउजिंग, HTTP, फाइल ट्रांसफर, FTP, ईमेल, SMTP, इन सब में कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो TCP पूरी गारंटी वाला प्रोटोकॉल है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या ये धीमा होता है? और फिर UDP क्या करता है? हाँ, ये जो गारंटी है ये मुफ्त में नहीं मिलती। कनेक्शन बनाने में, हर पैकेट की रसीद, एक एक्नॉलेजमेंट भेजने में, क्रम बनाए रखने में थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा, ओवरहेड और टाइम लगता है। अच्छा, यहीं पर UDP आता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस मतलब?
मतलब ये कोई पहले से कनेक्शन नहीं बनाता, ये बस डेटा के पैकेट, जिन्हें डेटाग्राम कहते हैं, नेटवर्क में भेज देता है। कोई गारंटी नहीं कि वो पहुंचेंगे, सही क्रम में पहुंचेंगे या डुप्लीकेट नहीं होंगे। अरे, तो ये तो भरोसेमंद नहीं हुआ। हाँ, ये तेज है क्योंकि इसमें टीसीपी वाला तामझाम नहीं है, पर ये अविश्वसनीय है। तो फिर इसका क्या फायदा? इसे क्यों यूज करेंगे? इसे आप पोस्टकार्ड भेजने जैसा समझ सकती हैं। बस पोस्टकार्ड डाला, अब पहुंचे ना पहुंचे, कब पहुंचे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन काम जल्दी हो जाता है। यूडीपी वहां इस्तेमाल होता है जहां स्पीड ज्यादा जरूरी है भरोसे से, या जहां थोड़ा बहुत डेटा लॉस चल जाता है। जैसे लाइव वीडियो या ऑडियो स्ट्रीमिंग। सोचिए, वीडियो का एक फ्रेम अगर देर से आए तो उसे दिखाने का फायदा नहीं, अगला दिखाना बेहतर है। हाँ, बात तो सही है। या ऑनलाइन गेमिंग, जहां रियल टाइम अपडेट्स चाहिए। डीएनएस लुकअप में भी यूज होता है क्योंकि वो छोटी सी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है, और VoIP यानी इंटरनेट कॉलिंग में। अच्छा, तो ये ट्रेड ऑफ है रिलायबिलिटी बनाम स्पीड। बिल्कुल। टीसीपी मतलब भरोसा, यूडीपी मतलब रफ्तार। ओके, अब आते हैं जावा पर। इतनी सब थ्योरी समझ ली हमने। अब अगर मुझे एक प्रोग्रामर के तौर पर जावा में नेटवर्किंग करनी है, तो जावा मुझे क्या टूल देता है? जावा में नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट है। एक पूरा पैकेज है java.net नाम से। java.net? हाँ, इसमें वो सारी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जिनकी मदद से आप नेटवर्क एप्लीकेशन बना सकते हैं, बिना बहुत ज्यादा लो लेवल डिटेल्स में फंसे। बढ़िया। तो टीसीपी और यूडीपी दोनों के लिए है इसमें कुछ? जी हाँ, दोनों के लिए अलग अलग और काफी साफ तरीके दिए हैं। टीसीपी के लिए 2 मेन क्लास हैं, सर्वर सॉकेट और सॉकेट। सर्वर सॉकेट और सॉकेट। सर्वर सॉकेट सर्वर साइड पर यूज होती है। ये एक खास पोर्ट पर, समझिए, कान लगा के बैठती है, आने वाले क्लाइंट कनेक्शन का इंतजार करती है। और क्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है? क्लाइंट कनेक्शन बनाने के लिए सॉकेट क्लास यूज करता है। क्लाइंट को सर्वर का आईपी एड्रेस और वो पोर्ट नंबर पता होना चाहिए जिस पर सर्वर सुन रहा है। ठीक है। जब क्लाइंट न्यू सॉकेट सर्वर आईपी सर्वर पोर्ट करता है, तो वो सर्वर से जुड़ने की कोशिश करता है। सर्वर साइट पर सर्वर सॉकेट का एक मेथड होता है एक्सेप्ट। हाँ, जब कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है तो ये एक्सेप्ट मेथड एक नया सॉकेट ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। ये नया सॉकेट अब उस खास क्लाइंट से बात करने के लिए होता है। अच्छा, तो सर्वर हर क्लाइंट के लिए एक नया सॉकेट इस्तेमाल करता है। जी, अब क्लाइंट के पास भी अपना सॉकेट ऑब्जेक्ट है और सर्वर के पास भी उस क्लाइंट के लिए एक सॉकेट ऑब्जेक्ट है। अब दोनों इन सॉकेट से स्ट्रीम्स, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम लेकर डेटा भेज और रिसीव कर सकते हैं। तो अगर मुझे एक सिंपल टीसीपी सर्वर बनाना हो, तो स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे। सर्वर सॉकेट बनाओ, पोर्ट बताओ, फिर लूप में एक्सेप्ट कॉल करो। जब क्लाइंट जुड़े तो मिले हुए सॉकेट से स्ट्रीम्स लो, फिर उन स्ट्रीम से पढ़ो, लिखो और आखिर में सब बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और क्लाइंट साइड पे सॉकेट बनाओ सर्वर के आईपी और पोर्ट के साथ, स्ट्रीम्स लो, डेटा भेजो पाओ और बंद कर दो। वो जो हेलो टीसीपी सर्वर क्लाइंट वाले उदाहरण हैं स्रोतों में, वो शायद यही दिखाते हैं। जी बिल्कुल, वही फ्लो है। एक्सेप्ट करना, गेट इन स्ट्रीम करना, गेट आउट स्ट्रीम करना और क्लोज करना, ये मेथड्स टीसीपी कम्युनिकेशन के दिल में है। एक बहुत कॉमन उदाहरण सिखाया जाता है इको सर्वर। हाँ, वो सर्वर जो भी टेक्स्ट क्लाइंट से लेता है उसे बस वापस भेज देता है, जब तक क्लाइंट बाय ना भेज दे। अच्छा, जैसा बोलो वैसा वापस। हाँ, और इसका मल्टी थ्रेडेड वर्जन भी होता है जो एक साथ कई क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है। हर नए क्लाइंट के लिए एक अलग थ्रेड बना दो। ये असली दुनिया के सर्वरों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वरना एक क्लाइंट के चक्कर में बाकी इंतजार करते रहेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हुई टीसीपी की कहानी जावा में। अब अगर हमें यूडीपी चाहिए, वो तेज वाला, तो जावा में वो कैसे होता है? यूडीपी के लिए जावा का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि वो कनेक्शन लेस है ना। यहाँ भी 2 मेन क्लास हैं, डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट। डेटाग्राम सॉकेट को आप भेजने और पाने का पॉइंट समझ सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस। आप इसे किसी पोर्ट से बांध सकते हैं, सर्वर की तरह या नहीं भी क्लाइंट की तरह। और डेटाग्राम पैकेट वो लिफाफा या पोस्टकार्ड है जिसमें आपका डेटा है। जब डेटा भेजना है तो आप डेटा बाइट एरे में डेटा की लंबाई, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट के साथ एक डेटाग्राम पैकेट बनाते हैं।
फिर इस पैकेट को डेटाग्राम सॉकेट के सेंड मेथड से भेज देते हैं। और रिसीव करने के लिए आप एक खाली बाइट एरे वाला डेटाग्राम पैकेट बनाते हैं जो बफर का काम करेगा। फिर इसे डेटाग्राम सॉकेट के रिसीव मेथड को देते हैं। ये रिसीव मेथड इंतजार करता है जब तक कोई पैकेट आ ना जाए। अच्छा, ये ब्लॉक करता है मतलब? हाँ, जब तक डेटा नहीं आता। जब पैकेट आता है तो उसका डेटा और भेजने वाले का पता, आईपी और पोर्ट आपके पैकेट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो यूडीपी सर्वर क्लाइंट बनाना हुआ, डेटाग्राम सॉकेट बनाओ, भेजने के लिए डेटाग्राम पैकेट बनाओ जिसमें डेटा और पता हो, फिर सेंड करो। पाने के लिए खाली डेटाग्राम पैकेट बनाओ, रिसीव करो, फिर पैकेट से डेटा और भेजने वाले का पता निकालो और आखिर में सॉकेट बंद करो। बिल्कुल सही। वो जो कोड सर्वर का उदाहरण था, जहाँ क्लाइंट खाली पैकेट भेजता है और सर्वर जवाब में कोई कहावत भेजता है, वो यूडीपी का अच्छा उदाहरण लगता है। हाँ, वो यूडीपी के सिंपल कनेक्शनलेस नेचर को दिखाता है। यहाँ सेंड, रिसीव, पैकेट से गेट एड्रेस, गेट पोर्ट, ये मेथड्स काम आते हैं। हर पैकेट अपनी डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन साथ लेकर चलता है। एक बात और, नेटवर्किंग में तो गड़बड़ हो सकती है। कनेक्शन टूट गया, सर्वर मिला नहीं। जावा में इन एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग भरोसेमंद नहीं होती हमेशा। जावा में ज्यादातर नेटवर्क एरर java.io एक्सेप्शन के रूप में आते हैं या इसकी किसी सब क्लास के रूप में। IO एक्सेप्शन। जी, तो जब भी आप नेटवर्किंग का काम कर रहे हों, सॉकेट बना रहे हों, एक्सेप्ट, कनेक्ट, सेंड, रिसीव या स्ट्रीम से रीराइट कर रहे हों, आपको हमेशा उसे ट्राई कैच ब्लॉक में रखना चाहिए, ताकि अगर एरर आए तो प्रोग्राम क्रैश ना हो। हाँ, और आप उस एरर को ठीक से हैंडल कर सकें, यूजर को बता सकें या कुछ और एक्शन ले सकें। अच्छे एरर हैंडलिंग के बिना मजबूत नेटवर्क ऐप नहीं बन सकती। जावा में सिर्फ सॉकेट लेवल पर ही नेटवर्किंग होती है या कुछ और भी है? जैसे मुझे किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना हो, उसके लिए भी सॉकेट बनाना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए जावा और भी आसान तरीके देता है। हाई लेवल नेटवर्किंग के लिए java.net पैकेज में URL क्लास है। URL क्लास? हाँ, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी चीज का इंटरनेट पर पता, जैसे वेब पेज या इमेज, जैसे http://www.sunilas.com/at-home। ठीक है। इस URL क्लास से आप URL के हिस्से निकाल सकते हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट, पोर्ट वगैरह। और सबसे काम की बात, आप URL ऑब्जेक्ट पर ओपन स्ट्रीम कॉल करके सीधे उस URL से डेटा पढ़ सकते हैं। सीधे, बिना सॉकेट वगैरह के? हाँ, वो सब जावा बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है। ओपन स्ट्रीम कॉलिंग आपको एक इनपुट स्ट्रीम देता है जिससे आप डेटा पढ़ सकते हैं, जैसे किसी फाइल से पढ़ते हैं। वेब पेज का HTML या इमेज डाउनलोड करने के लिए ये बहुत आसान है। ये तो काफी सुविधाजनक है। Sunilos.com से पढ़ने वाला उदाहरण इसी का होगा शायद। जी, और अगर आपको URL से थोड़ा और ज़्यादा इंटरैक्ट करना हो, जैसे किसी वेब फॉर्म में डेटा भेजना हो, पोस्ट रिक्वेस्ट या HTTP हेडर सेट करने हो। हाँ, जैसे सर्च करना हो किसी साइट पर। बिल्कुल, उसके लिए URL कनेक्शन क्लास है। आप URL ऑब्जेक्ट पर ओपन कनेक्शन कॉल करके इसे पा सकते हैं। डेटा भेजने के लिए आपको सेट डू आउटपुट ट्रू करना होता है, फिर गेट आउटपुट स्ट्रीम से स्ट्रीम लेकर डेटा लिखना होता है। ask.com पर लिखने वाला उदाहरण यही दिखाता है। समझ गया। तो URL और URL कनेक्शन से हाई लेवल काम आसान हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी चीज थी, स्रोतों में मल्टीकास्टिंग। ये क्या है? ब्रॉडकास्टिंग जैसा है? थोड़ा अलग है। ब्रॉडकास्टिंग में तो आप सबको भेजते हैं, मल्टीकास्टिंग में आप एक ग्रुप को भेजते हैं, सिर्फ उनको जिन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है। एक से अनेक, पर चुने हुए अनेक। हाँ, बिल्कुल। जावा में इसके लिए मल्टीकास्ट सॉकेट क्लास है। क्लाइंट इससे ग्रुप जिसका एक खास IP एड्रेस होता है ज्वाइन करते हैं। सर्वर फिर एक नॉर्मल डेटाग्राम सॉकेट से उस ग्रुप एड्रेस पर पैकेट भेजता है, और वो पैकेट सिर्फ ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। जी हाँ, ये उपयोगी है जब आपको एक ही जानकारी कई लोगों तक पहुंचानी हो, जैसे स्टॉक अपडेट्स या ऑनलाइन गेम में प्लेयर्स की लोकेशन। ठीक है, तो अगर हम आज की सारी बात को समेटें, हमने देखा कि नेटवर्किंग असल में मशीनों के बीच नहीं, बल्कि उन पर चल रही प्रोसेस के बीच होती है। इन प्रोसेस की पहचान होती है IP एड्रेस और पोर्ट नंबर से, और इनके कॉम्बिनेशन को सॉकेट करते हैं, जो कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट है। सही। फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन के नियम, प्रोटोकॉल तय करते हैं, जिनमें TCP/IP स्टैक मुख्य है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP हमें भरोसा देता है कनेक्शन बनाकर, और UDP हमें स्पीड देता है बिना कनेक्शन के। दोनों के अपने फायदे, नुकसान और इस्तेमाल हैं। और जावा हमें java.net पैकेज के जरिए इन सब चीजों से डील करने के लिए बढ़िया टूल्स देता है, सॉकेट्स देता है,
सॉकेट, सर्वर सॉकेट, डेटाग्राम सॉकेट, डेटाग्राम पैकेट, यूआरएल कनेक्शन। बिल्कुल, और ये जो बुनियादी बातें हैं ना, इनको समझना आज की कनेक्टेड दुनिया में बहुत ज़रूरी है। हाँ, आजकल तो सब कुछ ही नेटवर्क पर है। जी, चाहे कोई वेब डेवलपर हो, ऐप बना रहा हो, क्लाउड यूज़ कर रहा हो, आईओटी पर काम कर रहा हो, या सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम ही क्यों ना सुलझा रहा हो, ये समझने से पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जब डेटा इंटरनेट पर घूमता है। वाकई ये जानकारी बहुत काम की रही। इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया बात करके। जाने से पहले सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। जरूर। हमने ये जो ट्रेड ऑफ देखा ना, टीसीपी के भरोसे और यूडीपी की स्पीड के बीच, जैसे जैसे हम और ज्यादा डेटा वाली और रियल टाइम एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सोचिए मेटावर्स, क्लाउड गेमिंग, बड़े बड़े आईओटी नेटवर्क, तो क्या भविष्य के प्रोटोकॉल इन दोनों दुनियाओं भरोसे और स्पीड का बेस्ट कॉम्बिनेशन दे पाएंगे? क्या हमें टीसीपी और यूडीपी के ही नए वर्जन्स देखने को मिलेंगे, या फिर क्विक जैसे एकदम नए प्रोटोकॉल आएंगे जो दोनों काम कर सके? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगे चलकर नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे बदलता है।